हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने बात की थी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। हमने देखा था संरचना, उनका वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य और कौन कौन सी शक्तियाँ जो है उनको संविधान द्वारा प्राप्त है। तो दोस्तों, आज इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो है हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, जितने आयोग हैं जो MPPCS या दूसरे एग्ज़ाम या दूसरे जो स्टेट है उनके जो एग्ज़ाम होते हैं PCS के, उन सभी के लिए ये आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और आयोग जो है नियमित तौर पे जो और बचे हैं उन पे भी जो है वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग है क्या। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है या आयोग है जो भारत में अनुसूचित जाति के हित, अनुसूचित जनजाति, सॉरी यहाँ जाति हो गया है, बेसिकली यहाँ जनजाति होना चाहिए, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत में अनुसूचित जनजाति यानी ST के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है बनाने का। यानी राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है या निकाय है जो भारत में अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा। अब हित कैसे? चाहे हित सामाजिक हो या आर्थिक हो या पर्यावरणिक, जैसा भी हित हो, सारे जो हित होते हैं अनुसूचित जनजातियों के, उनकी रक्षा हेतु जो है ये कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसका जो संविधान में वर्णन कहाँ है? तो दोस्तों, संविधान में वर्णन अनुच्छेद 338A के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके पहले अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग साथ में बोला जाता था, है ना। अगर हम इस पे बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 में जो है था, दोनों था, जो कि अपनी नियुक्ति, जो सारे जो उसके प्रावधान थे वो 338 में थे। और क्या था इसमें कि समय समय पर अपनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता था। किंतु जब 2003 में क्या हुआ, इसके पहले भी हुआ कि समय समय पर इसमें चेंजेस करते गए, लेकिन 2003 में क्या हुआ सॉरी 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अलग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, एक हुआ अनुसूचित जाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 में हुआ, और जिसकी हम बात कर रहे हैं आज अनुसूचित जनजाति आयोग की, वो उसको दिया गया अनुच्छेद 338A। ठीक है, तो 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया अनुच्छेद 338A के तहत। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा उसके बारे में, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में छोटा सा विवरण। इसके बाद संरचना क्या होती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है आयोग है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा 3 सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हर्ष चौहान हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्हें एक मंत्री का दर्जा होता है। इसके अलावा जो है जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है सॉरी। इसके अलावा 3 सदस्य होते हैं, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के जो सेवा काल है, सेवा शर्तें हैं एवं कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, इनका कार्यकाल बेसिकली 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं आयोग का प्रतिवेदन। तो दोस्तों, आयोग का प्रतिवेदन यानी अनुसूचित जनजाति आयोग जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस प्रतिवेदन को संसद के पटल पे रखते हैं, संसद में रखवाते हैं, जिससे इस पे बाद में भी जो है चर्चा होती है। अब इसमें क्या होता है कि यदि प्रतिवेदन में किसी राज्य का, इसमें राज्य के बारे में उल्लेख होता है, तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी ये प्रतिवेदन दिया जाता है, और वो राज्यपाल क्या करता है, उस संबंधित राज्य के विधानसभा के समक्ष जो है उस पटल पे रखवाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना प्रतिवेदन।
अब आगे हम बात करते हैं कार्य। बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी जो है आयोग का, किसी भी संस्था का कार्य जो है महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम एक थोड़ा सा पहले एक हम रूपरेखा कार्य की हम देख लेते हैं, यानी एक ब्रीफ में छोटा सा हल्के उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि आयोग का बेसिकली कार्य ये है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं तो उनको सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, ठीक है, और उन पे कौन कौन सी सरकार योजनाएं बना रही है, इन सभी पे जो है कार्य वो देखता है। यानी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है या कोई सरकार है, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, बेसिकली जनजाति के लिए अगर को किसी प्रकार का कोई ऐसा प्लान बनाती है, ठीक है, या ऐसी विकास योजनाएं बनाती हैं, तो उस योजनाओं को ये आयोग वॉच करता है, देखता है कि क्या ये सचमुच ही उस आयोग इस जनजाति के बारे में, क्या ये जो नियम बनाए गए हैं या इनके बारे में जो भी लाभकारी योजनाएं बनाई गई हैं, क्या उसके अनुरूप है या उनके लिए है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये आयोग मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा ये भी बताता है कि जो अनुसूचित जनजाति है उनको, उनका जो भविष्य या उनको उनकी सुरक्षा उपाय किस तरह से किए जाएं, ठीक है, उनको किस तरह से लाभ बनाया जाए, कैसी योजना बनाए, इस टाइप की जो है सलाह भी वो समय समय पर देता रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आयोग को जो इसके कार्य हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के, इसको हम जो है अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं सॉरी, संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। यानी जो संविधान में जो अनुसूचित जनजातियों को जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, ठीक है, तो उस सभी उनकी जांच करना और उन पर नज़र रखना, ठीक है, उन पर जांच करना, उनकी नज़र रखना कि ये सही है कि नहीं। भारत सरकार यदि किसी भी आदेश और सुरक्षा उपाय की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना, यानी कोई उपाय है तो उसका मूल्यांकन भी ये करता है, ठीक है। नंबर 2 है जो अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में हिस्सा लेना। यानी जो भी योजना बनाई जा रही है उसकी प्रक्रिया में, उसमें वो लोग जो है हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हिस्सा क्यों लेते हैं कि भाई क्या ये जो योजना बनाई जा रही है क्या उनके अनुरूप है कि नहीं है, और यदि इसके बाद उसमें अगर कुछ कमियाँ थी तो सलाह भी देते हैं कि आप ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र तथा किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति पर मूल्यांकन करना। यानी उस पे योजनाएं जो बना दी गई हैं, अब उस योजनाएं के तहत अगर उनको लाभ हो रहा है तो क्या ये विकास हो रहा है, ये प्रगति हो रही है, उसका मूल्यांकन भी करते हैं। नहीं तो फिर उस योजना को बनाने का कोई लाभ नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई योजना अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई, अब जनजाति योजना तो बनाई, पर क्या वो योजना उनके लाभकारी हो रही है, इसका भी मूल्यांकन कौन करता है? अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास में अन्य उपायों की रिपोर्ट तैयार करना, जिसके लिए प्रभावी बनाने की सिफारिश की गई है। यानी इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो केंद्र है या कोई राज्य है, जो भी सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं उसको प्रभावी क्रियान्वयन कैसे करना है, और जो जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो उपाय हैं उसको रिपोर्ट किस तरह तैयार करना है, ये भी जो है सिफारिश कौन करता है? ये अनुसूचित जनजाति आयोग करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट, यानी राष्ट्रपति जो कोई निर्देश देता है, और संसद द्वारा जो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण के विकास और उन्नति संबंधित अन्य कार्यों के लिए जो है कानून का लागू करना, इनका भी निर्वहन वो करता है। यानी समय समय पर राष्ट्रपति भी अगर आयोग को ये कहते हैं कि आप कल्याण के बारे में, अपनी बारे में कुछ इसमें बताइए, तो वो उसके संबंधित जो है कार्य भी आयोग करता है। इसके बाद जो है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी, जो शेड्यूल कास्ट जिसे बोला जाता है, ये कहाँ रहती है? जंगलों में निवास करती है, ठीक है। तो खनिज संसाधन, जल संसाधन आदि पर कानून के अनुसार आदिवासी, जो मैक्सिमम आदिवासी समुदाय कहाँ है, खासकर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यानी खनिज संसाधन, जल संसाधन आदि पर कानून के अनुसार आदिवासी समुदाय के अधिकारों से संबंधित नियम तय करने के लिए और अधिक कदम उठाना इनका काम है, ठीक है। मान लीजिए कि अनुसूचित जनजाति यानी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जंगल में रह रहे हैं, अब वन विभाग आया उनको हटाने के लिए, तो अब कैसे हटाना है, क्या नियम कानून होंगे, इसमें इंटरफेयर कौन करेगा? उसमें इंटरफेयर करेगा अनुसूचित जनजाति आयोग। इंटरफेयर नहीं तो ऐसा अगर कोई इंटरफेयर करना यानी कोई इनका संरक्षक नहीं होगा तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं
विकास योजनाओं के कारण विस्थापित, मान ली विकास योजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासी समूह के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाना। मान लीजिए किसी क्षेत्र में विकास होना है। अब विकास किसी एक आदमी के लिए तो होता नहीं है, वो होता है जन समुदाय के लिए। अब उसमें कुछ ज़मीन या कुछ क्षेत्र जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं या आदिवासी क्षेत्र बहुल है, तो उसमें क्या करना है, उनको पुनर्वास करना पड़ेगा। अब उसको पुनर्वास में किस तरह से उपाय करना है, क्या सुधार होंगे, इसके लिए भी कौन सा ये सारी चीज़ें बताएगा, कदम उठाएगा, वो अनुसूचित जनजाति आयोग। वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को वनोपज का स्वामित्व अधिकार देने का उपाय भी यही करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र में जो वनोपज होता है तो उनका स्वामित्व का उस पर किसका अधिकार है, उस पर अधिकार किनका है, जो वहाँ के आदिवासी समूह हैं, जन हैं, उनका जो है अधिकार होता है। तो इसका भी जो है अधिकार स्वामित्व कौन संबंधी उपाय बताएगा, ये उपाय बताता है अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बाद दोस्तों आयोग को जो है उसको कार्य करने के लिए कुछ शक्तियाँ भी संविधान द्वारा प्रदान की गई है। कैसी शक्तियाँ, ये जैसे आयोग को अपना कार्य करने हैं तो कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब कौन कौन सी है, तो दोस्तों हैं, आयोग को किसी भी विषय पर अन्वेषण यानी जांच करते समय उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। दूसरा है, आयोग के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को, आयोग जो है अनुसूचित जनजाति आयोग को भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, यानी उसको बुला सकता है, उसको अपने समय हाजिर होने को कह सकता है। साथ ही जो शपथ पत्र होता है उस पर वो परीक्षा कर ले सकता है, मतलब उस पर परीक्षा मतलब अपना एक प्रकार का स्टेटमेंट ले सकता है। इसका अगला है, किसी भी दस्तावेज को प्रकट करने और अपने सामने जो है पेश करने को कह सकता है। कौन, अनुसूचित जनजाति आयोग। ये शक्तियां प्राप्त है उसको संविधान द्वारा। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, जो शपथ पत्र होते हैं उसमें जिसपे साक्ष्य जो है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, यानी जो भी स्टेटमेंट है उस शपथ पत्रों पे ले सकता है, ये उसको अधिकार है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय या कार्यालय, किसी भी लोक अभिलेख, दोस्तों कोई किसी भी न्यायालय या कोई कार्यालय है उसमें एक लोक अभियोजन अधिकारी होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, उसमें वो क्या कर सकता है, उससे प्रति कोई रिपोर्ट जो है मांग सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो नियम है, राष्ट्रपति अगर किसी भी ऐसी चीज़ों में उनको किसी भी विषय पर अगर वो बोलते हैं कि आप रिपोर्ट या इसके बारे में हमें सलाह दें या बताएं, ठीक है, तो रिपोर्ट के माध्यम से क्या है वो इसका निराकरण करते हैं, यानी किसी अन्य विषय पर जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें उस या सौंपें, यानी ऐसा कोई कार्य जो नियम के अनुसार जो है ऐसा कोई कार्य जो राष्ट्रपति सौंपते हैं, किसको, अनुसूचित जनजाति आयोग को, किससे, अनुसूचित जाति से संबंधित, तो उसका भी कार्य कौन, वो भी शक्तियाँ किसको प्राप्त है, वो भी अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आयोग का ये बहुत बहुमूल्य वीडियो जो है, वो काफ़ी बहुमूल्य टॉपिक है ये, जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो मैं लेके आया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इसमें ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा समय समय पर जो है वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे, पढ़ते रहिए। नमस्कार।